सदी के महानायक अम्बेडकर जी, उन्होंने जो काम किए उन काम को गिना पाना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल क्यों कि कहीं ना कहीं मैं भी चूक सकता हूँ, इतने काम हैं। लोग एक मुख्य समुदाय से जोड़ देते हैं कि दलितों के लिए उन्होंने बहुत काम किए। सिर्फ दलितों के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए काम किया उन्होंने। और उनकी जो चीज़ें हैं, उनके जो विचार है, पूरा दुनिया अमल करती है। चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे लंदन हो, सभी लोग इनके विचारों को फॉलो करते हैं, भारत ही नहीं। और भारत में जो उन्होंने सबसे बड़ा तो काम किया है, वो अम्बेडकर जी ने वो किया संविधान को निर्माण में, और उनके रचयिता के रूप में जाने जाते हैं। 2 साल 11 में 18 दिन लगते हैं रचना में, संविधान को बनाने में। और सबसे मुख्य जो समिति रहती है, ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष बनते हैं अम्बेडकर जी। क्यों बनाया जाता है? शुरुआत में तो वो ऐसे थे कि उनको पढ़ने तक का अधिकार नहीं था, पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। यदि पानी पिलाने वाला नहीं है स्कूल में तो उनको दिन भर प्यासा रहना पड़ता था। लेकिन आज पूरे संसद भवन में उतने सदस्यों में से अंबेडकर जी को मुख्य जो कमेटी थी संविधान की प्रारूप करने की, उसके अध्यक्ष बना दिया जाता है। 7 सदस्य थे उसमें। 7 सदस्यों में से 5 सदस्य जो थे वो सवर्ण थे, 2 सदस्य थे जो इसी समुदाय से आते थे, एससी से हों, एसटी से हों, दलित जिसको कह सकते हैं। दलित के होते हुए उनको इसका अध्यक्ष नहीं बनाया गया। उनकी बुद्धिमत्ता को देखकर, उनके विचारों को देखकर, उनकी पढ़ाई को देखकर, उनकी डिग्रियों को देखकर, उनकी काबिलियत को देखकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनते हैं। और संविधान निर्माण करने का सबसे बड़ा काम तो यही किया, महिलाओं के लिए हक दिलाने का काम किया। उत्तराधिकारी होना महिलाओं को, केवल बेटों का अधिकार नहीं होना संपत्ति पर, बेटियों का भी अधिकार हो, ये अंबेडकर जी ने पहल की। महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल लाया गया कि ताकि महिलाओं और पुरुषों में समानता हो। हिंदू कोड बिल पेश किया। कानून मंत्री बने, पहले कानून मंत्री, भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने। योजना आयोग को लाया, वित्त आयोग को लाया, निर्वाचन आयोग को लाया, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्हीं के द्वारा रचना की गई। उस रचना के आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। मतलब बहुत सारे काम हैं, उन कामों को गिना पाना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो चूक रहेगी ही। और आज हम 14 अप्रैल की बात करते हैं, जब 14 अप्रैल को हम हर साल अंबेडकर जयंती मनाते हैं। अंबेडकर जयंती मनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन 14 अप्रैल के बाद 15 अप्रैल को उनके विचारों को भूल जाना, ना ही उनके विचारों पर चर्चा करना। मैंने उद्देश्य तो यही होना चाहिए कि उनके विचारों को अमल में लाया जाए। सिर्फ एक तबका ही नहीं, समुदाय ही नहीं, अंबेडकर जी के विचारों के लिए पूरा देश उनके विचारों से चलता है। सर्वोच्च न्यायालय उनके विचारों के आधार पर ही निर्णय देते हैं। तो उनके विचार, अंबेडकर जी की जयंती मनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि हम उनके विचारों को किस प्रकार से अमल में ला रहे हैं। हर साल जो हम अंबेडकर जयंती मनाते हैं, कितना हम अपने आप में बदलाव कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उन्होंने ये कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि जब तक आप शिक्षित नहीं रहेंगे, तब तक आप अपने आप का और अपने समाज का, अपने देश का आप विकास नहीं कर पाएंगे। जो अंबेडकर जी ने खुद में अपने आप में देखा है, उदाहरण वो खुद में अपने आप में है कि उन्होंने शिक्षा, सबसे पहले तो अपनी पढ़ाई पर बहुत ध्यान दिया है। उनके साथ इतना न्याय बिल्कुल भी नहीं हुआ है, इंसानों जैसा व्यवहार ही नहीं हुआ है। फिर भी अपनी पढ़ाई के प्रति वो इंडिया में ही नहीं, लंदन में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, पढ़ते हैं, और सब कुछ संघर्षों को देखते हुए उसको मात देकर, उससे आगे बढ़कर अपने पूरे देश के लिए अच्छा काम करते हैं। यही अंबेडकर जयंती मनाने का हर एक युवा का, हर एक जो भी नाम मात्र जो इंसान प्राणी है, उनके लिए उनके विचारों को रखने की पूरी एक सूझबूझ होनी चाहिए कि अंबेडकर जयंती मनाने का क्या उद्देश्य है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 14 अप्रैल 1891 को हमारे देश में एक ऐसे महानायक का जन्म होता है जिसके बारे में कल्पना कर पाना बड़ा मुश्किल है। कल्पना कर पाना क्यों मुश्किल है? क्योंकि जो उन्होंने किया आज तक भारत में, आधुनिक भारत में किसी ने नहीं किया है। इसीलिए आधुनिक भारत का बुद्ध कहा जाता है, आधुनिक युग का उनको बुद्ध कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म होता है 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू शहर में।
जब जन्म होता है तो जन्म से ही उनको बहुत सारी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा जिससे उनको ये लगता था कि हम इंसान ही नहीं हैं। इंसान खुद को समझ पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जो भी उनकी दैनिक कार्य थे, डेली के कार्य थे, उन सभी में बहुत सारी बाधाएं आ रही थीं। इसीलिए उन्होंने जो किया और जहाँ तक वो पहुँचे, मुश्किल है ऐसा एक आम इंसान इतनी समस्याओं से जूझकर उस मुकाम को हासिल कर सके। जो खुद को समस्याएं होते हुए, वो तो चलो ठीक होता है, दूसरों की समस्याओं को देखकर इतना दुखी हो जाना, फिर उनके लिए काम करना, उनके उत्थान के लिए काम करना, ऐसा ही काम किया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। जब उनकी जो पढ़ाई होती है, शुरुआती पढ़ाई 17 से होती है, 10वीं तक उन्होंने 1907 में 10वीं की और 10वीं तक वहीं पर पढ़ाई की। लेकिन 10वीं तक बोल देना बड़ा आसान है कि 10वीं तक पढ़ाई की। उनको एडमिशन नहीं दिया जा रहा था जब शुरुआती उनकी शिक्षा होती है, क्योंकि उनका जो नाम था वो सकपाल उनका सरनेम था, और सकपाल की वजह से जो कि अछूत माना जाता है, सकपाल की वजह से स्कूल में नाम नहीं दिया जा रहा था, दाखिला नहीं हो रहा था। इसलिए उनका जो गांव था, उस गांव के नाम पर ही उन्होंने अपना सरनेम बदला, अम्बेडकर, जिसकी वजह से उनको एडमिशन मिला। एडमिशन तो मिल गया, लेकिन पढ़ने के लिए वहाँ पर यदि प्यास लगे तो पानी पीने के लिए, खाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा था। जहाँ जाते थे स्कूल में, जो अपना फट्टा लेते थे बैठने के लिए, बोरी लेते थे बैठने के लिए, उसको वहाँ का चपरासी तक नहीं छूता था, क्योंकि वो भी अछूत हो जाता। उसको ये डर था। पानी पिलाने के लिए एक व्यक्ति हुआ करता था, यदि वो व्यक्ति नहीं होता था तो उनको प्यासा ही दिन भर रहना पड़ता था। ये सब चीज़ें उनको देखनी पड़ रही थी, लेकिन उनको कोई असर नहीं पड़ा। कभी कभी पूछ लिया करते थे माता पिता से, ऐसा क्यों हो रहा है? उनका भी जवाब होता था, बेटा ये समय है और समय के साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन इनके अंदर कुछ बातें ऐसी चल रही थी कि आखिर हो क्यों रहा है। सबसे बड़ी, जब इनके अंतर मन में एक चीज़ उठी, एक घटना है, उस घटना ने अपने आप को बदल दिया और कुछ काम करने के लिए, उस समाज के लिए काम करने के लिए, इस भारत के लिए जो बदलाव लाने के लिए उनके अंदर कुछ जिज्ञासाएं बढ़ी। एक घटना ने बहुत तोड़ दिया था उनको, और वहाँ से उनके जीवन में बहुत बदलाव हुआ। घटना थी 1901 की। उनके पिताजी कोरेगांव में जॉब करते थे, सैनिक थे अंग्रेजी शासन में। तो बच्चों को बुलाया गया, उन्होंने बुलाया कोरेगांव आइए। तो 17 से कोरेगांव जाना है। तो इनके भाई बहन रहते हैं और वो भी रहते हैं। इनकी उम्र केवल 9 साल थी जब अम्बेडकर की। ये जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं। तो एक स्टेशन नज़दीक पड़ता है कोरेगांव के, उस स्टेशन पर जैसे ही पहुंचते हैं तो इनके पिताजी ने बोला था कि जो हमारा पियून रहेगा, चपरासी रहेगा, वो लेने पहुंच जाएगा स्टेशन पर। तो वो वहाँ पर खड़े रहे या हम आ जाएंगे। ये दोनों बातें कही थी कि वो भी आ सकता है या मैं आ सकता हूँ तुम लोगों को लेने के लिए। सारे के सारे लोग ट्रेन से उतरे, ये लोग भी उतरे, भाई बहन हैं इनके और ये भी हैं। काफ़ी समय हो गया, सभी लोग स्टेशन से चले गए। स्टेशन मास्टर देख रहा था। स्टेशन मास्टर देखते देखते उन बच्चों से पूछने लगता है कि सभी लोग तो यहाँ से निकल गए हो, तुम लोग क्यों खड़े हुए हो, किसका इंतज़ार कर रहे हो? दरअसल वो स्टेशन मास्टर इन लोगों के कपड़ों को देखकर, इनके रहन सहन को देखकर ऐसा नहीं समझ पा रहा था कि ये कोई अछूत है। देखने में उनको भी ब्राह्मण लग रहा था कि ब्राह्मण खानदान से कोई बच्चे होंगे। इनका जो रहन सहन था ठीक था। अम्बेडकर जी ने खुद बताया है अपनी आत्मकथा में, इनकी आत्मकथा है जो, जिसका नाम है वेटिंग फॉर वीज़ा। इसमें इन्होंने लिखा है कि स्टेशन मास्टर हमें हमारे रहन सहन से, हमारे पहनावे से ये नहीं समझ पाया कि ये कोई अछूत है। जैसे ही वो स्टेशन मास्टर आया, पूछने लगता है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों खड़े हुए हो, क्या नाम है? तो इन्होंने बताया कि हम लोग दरअसल महार जाति से हैं। जैसे ही महार बताया तो स्टेशन मास्टर का रवैया पूरा बदल गया। दूर जाने लगा, दूर भागने लगा वहाँ से। शुरुआत में जिस प्रकार का रवैया था, अपनाने का, अपनत्व का, प्यार का, ममत्व का, वो कुछ नहीं देखने को मिल रहा था। जैसे ही अछूत महार बोला, अछूत, ये अपने आप को अछूत नहीं मानते थे, लेकिन महार उस समय पे उनने बोला हम महार हैं। महार बोलते ही स्टेशन मास्टर दूर चला गया।
अब यहाँ से स्टेशन से इनको तांगे को, उस समय में दरअसल बैलगाड़ी चलती थी, कहीं तांगा बोलते कहीं बैलगाड़ी, तो वहाँ से बैलगाड़ी के माध्यम से कोरेगांव तक जाना था। अब वहाँ पर बैलगाड़ी की भी बड़ी समस्या हो रही थी। जैसे ही इन लोगों का ये पता चला कि ये महार है, तो कोई भी बैलगाड़ी वाला इनको ले जाने के लिए तैयार ही नहीं था। इन्होंने ये भी बोला था कि हम दोगुने पैसे देंगे, किराया देंगे, हमें सिर्फ छोड़ दो। कोई तैयार नहीं था। स्टेशन मास्टर ने बुलाया अंबेडकर जी को और बोला, केवल 9 साल के बच्चे थे वो, और 9 साल में ये बातें उनके साथ घटनाएं हो रही हैं। अब 9 साल के बच्चे के साथ इस प्रकार की जब घटनाएं होगी, आप सोच ही सकते हैं कि किस प्रकार से उसका मनोबल कमज़ोर होगा। लेकिन यहाँ पर मनोबल कमज़ोर नहीं हो रहा है अंबेडकर का। उनकी जो उनके साथ जो बीती है वो बातें उनने अपनी इस आत्मकथा में बताई है, वेटिंग फॉर वीज़ा। इसमें तो स्टेशन मास्टर बुलाता है कि ऐसा करो आप कि एक बैलगाड़ी वाले से हमारी बात हुई है, वो तुम्हें छोड़ देगा। बैलगाड़ी चलाना आता है, यदि बैलगाड़ी चलाना आता हो तुम्हें तो वो छोड़ सकता है। अंबेडकर जी इसके लिए तैयार हो जाते हैं, और वो भी भाड़ा भी लेना है, दुगना भाड़ा लेना है, बैलगाड़ी भी इनको खुद चलाना है। इन लोगों ने बैलगाड़ी चलाई, और जो बैलगाड़ी वाला है वो साथ में चल रहा है। अब काफ़ी टाइम हो गई, चलते 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 रात हो जाती है इन लोगों को। इनके पास दरअसल खाना तो था लेकिन पानी नहीं था। अब पानी की भी समस्या इनके साथ होने वाली है। चलते गए, रास्ते में एक झोपड़ी दिखती है। उस झोपड़ी में इनको लगता है कि यहाँ से पानी मांगा जाए और पिया जाए, क्योंकि इनके भाई बहन भी थे। तो यही उनमें थोड़ा ये थे कि समझदार थे भाई बहनों में, तो यही सोच रहे थे सभी चीज़ों के लिए। तो ये गाड़ी रोकते हैं, और वहाँ बैलगाड़ी, गाड़ी का मतलब यहाँ पे बैलगाड़ी से, बैलगाड़ी रोकते हैं और उस झोपड़ी की ओर जाने के लिए तैयार रहते हैं। तो बैलगाड़ी जो मालिक है, जो बैलगाड़ी वाला है, वो बोलता है कि ये अछूतों को पानी नहीं पिलाते हैं, ना ही देते हैं, वहाँ मत जाइए। लेकिन अंबेडकर जी ने बोला कि मैं जाता हूँ, यहाँ पर भी मैं प्रैक्टिकल करूँगा कुछ। तो वहाँ पे पहुँचते 9 साल के बच्चे में इतना चतुराई है कि, और इतना होने के बाद भी वहाँ पे जाते हैं, झोपड़ी वाले से बोलते हैं कि भैया हमें प्यास लगी है, पानी दे दीजिए। जैसे ही वो पूछता है आप लोग कौन है, तो ये बताते हैं मैं मुस्लिम हूँ। तो मुस्लिम बताने के बाद भी उनको पानी नहीं दिया गया, क्योंकि वहाँ पर अछूतों को और मुस्लिम को दोनों को पानी नहीं दिया जाता। इन्हें अछूत नहीं, महार नहीं बताया, तो मुस्लिम अपने आप को बता दिया, तो वहाँ पर पानी नहीं मिला। इसके बाद रात हो जाती है। उसी गाड़ी पर वो लोग खाना खाते हैं, लेकिन पानी के बगैर ही सो जाते हैं। जैसे तैसे रात निकालते हैं, और ये घटना उनके दिमाग में केवल 9 साल की उम्र में घर कर जाती है। अब वो समझते हैं कि मेरे साथ जो स्कूल में हो रहा था वो तो चलो ठीक था, आज जो देखने को मिला है कि सिर्फ पानी के, खाना तो है लेकिन पानी पीने के लिए नहीं है। ये चीज़ें सब खुद के साथ प्रैक्टिकली हुई जब उनके साथ, फिर उनको लगा कि यहाँ पर दिशा और दशा दोनों बदलने की ज़रूरत है। लेकिन आखिरकार बदलें कैसे? पढ़ने में बहुत होशियार थे। 1907 में उनकी 10वीं होती है। मुंबई से उनने एमए किया, है ना, और यहाँ से एमए करने के बाद वो अमेरिका चले जाते हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हैं। इनके पास 32 डिग्रियाँ थीं। पढ़ाई इतनी की इन्होंने कि अब एक ही रास्ता है इस गर्त से निकलने के लिए, इस नर्क से निकलने के लिए, सिर्फ वही है शिक्षा। अपने आप को यही सोचते थे कि शिक्षा ही हमारे समाज को और इस देश को बदल सकती है। इन्होंने सिर्फ दलितों के लिए, जो बोलते हैं कि दलितों के लिए इन्होंने काम किया, सिर्फ दलित नाम लेना बहुत गलत हो जाता है। कहीं किसी एक विशेष समुदाय से जोड़ देना अंबेडकर को बहुत बड़ी गलती कर देना है। ये पूरे देश के लिए सबसे प्रमुख महानायक के रूप में उभरे हैं, जो कि अभी तक ना आगे कोई हुआ है, ना ही होने की कोई संभावना है। जो अंबेडकर के उनके आधे % भी कोई पहुंच जाए, ये चीज़ें हैं उनकी सोच। तो ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हैं। इसके बाद ये डॉक्टरेट ऑफ साइंस यानी डीएससी करते हैं। डीएससी करना, ये डिग्री के बारे में सोचना अपने आप में थर थर काँप जाना है, क्योंकि ये आसान नहीं है चीज़ इसको उपलब्ध कर पाना। ये डॉक्टर अंबेडकर करते हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ये इसकी डिग्री हासिल करते हैं। इस प्रकार से बैरिस्टर करते हैं, बहुत सारी डिग्रियां कर लेते हैं। 32 डिग्रियां इनके पास होती हैं। आप समझ रहे हो कि एक व्यक्ति के पास 32 डिग्रियां।
बहुत बुद्धिमान, समाज सुधारक, विद्वान, विचारक, समाज सेवक, राजनीतिक विद्वान, वकील, सभी प्रकार की उनमें खूबियां थीं और सभी प्रकार से वो हर क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे थे। ये सब करने के बाद भी फिर से वापस भारत में आते हैं, वही चीज़ें देखने को इनको मिलती हैं, वही छुआछूत जो उनने बचपन में देखा था। उन्हें सोचा कि अब बदलाव हुआ होगा, लेकिन वो बदलाव नहीं हुआ। वहाँ से लौट कर आते हैं, पढ़कर आते हैं विदेश से, फिर वो प्रोफेसर के तौर पर आते हैं बनकर। फिर उनके जो एरिया में वो रहने के लिए जिस एरिया में आते हैं, उस एरिया में उनको घर नहीं मिल रहा था किराए से, अछूत होने की वजह से। पारसी के घर में वो रहने के लिए गए थे, तो वहाँ पे भी उनके साथ ऐसा ही व्यवहार किया गया। तो उन्होंने देखा कि अभी भी बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शुरुआत से लेकर हो सकते थे वो विदेश में भी बढ़िया सेटल हो सकते थे, अपनी लाइफ को बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको चिंता थी, खुद की नहीं, पूरे देश की चिंता थी कि इस देश में बदलाव लाने की ज़रूरत है। जो दबे कुचले ऐसे लोग हैं जिनको अपना हक जीने तक का अधिकार नहीं है। इंसान खुद को मान पाना मुश्किल था। दलित वर्ग को, चाहे वो कोई भी हो, आर्थिक रूप से भी कमज़ोर था ना, उनको दबाया कुचला जाता था। ये सब चीज़ें हो रही थीं। विदेश से पढ़ने के बाद आने के बाद अंबेडकर सोचते हैं कि आखिर क्या किया जाए। अब एक घटना होती है 1927 में। 1927 में दरअसल क्या होता है कि बहुत पत्र आ रहे थे अंबेडकर जी के लिए। जो महार आंदोलन होता है, महार आंदोलन जिसको बोलते हैं, लगातार वहाँ से ऐसे पत्र आ रहे थे कि एक तालाब है, उस तालाब से हम लोगों को पानी नहीं पीने के लिए लेने दिया जा रहा है। तालाब से पानी तक नहीं दिया जा रहा था पीने के लिए। और जब वहाँ पे गए कुछ लोग, तो उनके साथ मारा भी गया, पीटा भी गया। ऐसा पत्र जब उनके पास लगातार आया तो उन्होंने फिर सोचा कि जाया जाए। 19-20 मार्च की रात को अंबेडकर जी वहाँ पर एक बैठक लगाते हैं पहुँच करके, और वहाँ पर एक अपनी बात रखते हैं कि यदि ऐसा ही आप लोग सहते रहे तो अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए उनको जीने तक का अधिकार नहीं रहेगा, उनका जीवन नर्क रहेगा। और आप लोग यदि ऐसा ही सहते रहे तो इंसान कहने लायक तक नहीं बचोगे। इस प्रकार की रात में बातें होती हैं, लोग जागरूक हो जाते हैं और उस तालाब की ओर चल देते हैं जिस तालाब में पानी पीने के लिए नहीं दिया जा रहा था। उस तालाब में जाते हैं और उस प्रथा को तोड़ने की कोशिश करते हैं। सवर्णों के द्वारा उसका विरोध किया जा रहा था, विरोध तो हुआ, लेकिन फिर भी उससे पानी पी लिया इन लोगों ने। जो इनको करना था वो इनने किया, लेकिन उसमें सवर्णों ने पूरी तरह से पुरजोर तरीके से विरोध किया, उनको मारा, बहुत सारे लोगों को चोटें भी आई, लेकिन ये लोग माने नहीं। मंदिर में जाने के लिए भी ये लोग आंदोलन कर रहे थे, लेकिन ये सोच रहे थे मंदिर में आखिर जाना ही क्यों है, नहीं जाना चाहिए वहाँ पे। जब विरोध कर रहे हैं वो लोग, नहीं जाने दिया जा रहा है तो क्यों जाना है, वहाँ जाना ही नहीं। लेकिन दूसरी बार भी ये लोग उसी तालाब में जाने की कोशिश कर रहे थे। जब पहली बार ये लोग गए तो उस तालाब को इन लोगों ने ये सोच लिया कि अशुद्ध हो गया, और उसकी शुद्धिकरण करने के लिए कई मटके पानी लाया गया। शुद्धिकरण करने के लिए बाहर से पवित्र गंगा जल लाया गया और उस तालाब में डाला गया। इन लोगों ने किया, उसकी शुद्धिकरण करके फिर से उसको यूज किया सवर्णों ने। लेकिन इन लोगों ने उस तालाब पर कानूनी तौर पर अपना हक जता लिया और केस को कोर्ट में पेश कर दिया, अपना हक उस पर बना लिया, अधिकार बना लिया कि तालाब हमारा है। पहले निजी नहीं था, पहले पब्लिक था, लेकिन इन्होंने विरोध किया कि पानी किसी भी तरह से दलित होने की वजह से, अछूत होने की वजह से इनको पानी नहीं पीने दिया जाना चाहिए। और इसके लिए इन्होंने ये किया कि उस पर मालिकाना हक अपना जाहिर कर दिया कि हमारा तालाब है, और कोर्ट में केस कर दिया। अब केस तो पहुंच गया, 10 सालों तक केस लड़ा गया। अंततः उस तालाब से पानी पीने का हक उन लोगों को मिल गया, महार लोगों को मिल गया, और वहां पर जीत होती है। 13 अक्टूबर 1935 को अंबेडकर जी कहते हैं, उन एवला की बात है, ये एवला में अंबेडकर जी हजारों अछूत लोगों के साथ उनके सामने एक बात कहते हैं कि मेरा जन्म तो हिंदू धर्म में हुआ है,
इसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं मरूंगा नहीं हिंदू होकर मरने वाला तो नहीं हूँ। और 14 अक्टूबर 1956 को हजारों लोगों को बुद्ध धर्म अपना करके उनके साथ में बुद्ध धर्म अपनाया और बुद्ध हो गए। लेकिन बुद्ध होने की भी बहुत बड़ी कहानी है इनकी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बुद्ध धर्म तुरंत अपना लिया, इसके पीछे भी बहुत बड़े कारण देखे। उन्होंने 21 धर्मों के पूरे विश्व के सभी को तुलनात्मक रूप से इन्होंने पढ़ा, उनके बारे में विचार किया, जाना, इसके बाद बौद्ध धर्म अपनाया। तो बौद्ध धर्म इन्होंने जो अपनाया 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपनाया। लेकिन इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है और उस कहानी का सार यही है कि जो कुछ भी ये करते थे बहुत विचार से समझकर उसके ऊपर अमल करते थे। ऐसा ही किया। इनकी जब 6 दिसंबर 1956 को इनकी डेथ होती है तो उसके 24 घंटे पहले इन्होंने बहुत कुछ सोचा और बहुत कुछ किया। उस 24 घंटे को हम बताना चाहेंगे। लेकिन उस नवंबर के महीने से 6 दिसंबर के बीच में जो क्या क्या हुआ, दरअसल ये दिल्ली से बाहर निकल जाते हैं। इनका जो घर है दिल्ली में ही था, मुंबई में था, लेकिन दिल्ली में ये रहते थे उस समय पर। 12 नवंबर को दिल्ली से बाहर जाते हैं और ये नेपाल पहुंचते हैं। नेपाल में काठमांडू में पहुंचते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित सम्मेलन था और उसमें एक राजा थे नेपाल के, नरेश महेंद्र। उन्होंने अंबेडकर जी को साथ में बैठने के लिए जब बुलाया तो उनको लगा कि मैंने बहुत सारे धर्मों के बारे में सोचा है, जाना है, लेकिन इस प्रकार की चीज़ें हमें सामने देखने को नहीं मिली और वहाँ से बहुत ज़्यादा वो प्रभावित हुए थे बौद्ध धर्म के बारे में। और नेपाल में वो जाते हैं, लुम्बिनी में जाते हैं जहाँ पर बुद्ध जी का जन्म हुआ था। और यहाँ से लौटकर वो 30 नवंबर तक घर आ जाते हैं। वो लास्ट के वो समय थे, थकान थे, बीमार थे, वो बीमारी से जूझ रहे थे। जब 30 नवंबर को घर आ जाते हैं, लेकिन वो जाना चाह रहे थे राज्यसभा में, वो सांसद थे, तो राज्यसभा में वो लास्ट में भी जाना चाह रहे थे, तो बात को रखना चाह रहे थे। उनके डॉक्टर थे, वो उनको सलाह देते थे आपको कहीं नहीं जाना चाहिए। उनके दोस्त ही थे, डॉक्टर थे जो साथ में रहा करते थे उनके, हमेशा मुंबई के रहने वाले थे। लेकिन उनकी जब तबीयत खराब थी तो उनके साथ ही में रहने लगे थे, वो ज़्यादातर उनके साथ समय बिताते थे। अब अंतिम समय चल रहा है इनका, 4 दिसंबर की बात है। नवंबर तो हो गया, 30 नवंबर तक तो वो लौट के आ गए। 4 दिसंबर को ये राज्यसभा में जाते हैं। तो सविता अम्बेडकर जी का जो नाम था, जो प्यार से सब कहते थे, माई साहेब अपनी आत्मकथा में बताती हैं कि 5 दिसंबर की सुबह से पूरा रात जब तक वो सोए नहीं, उन्होंने जो किया बड़ी गहराई से इन्होंने बताया उनके बारे में कि 4 दिसंबर को वो राज्यसभा जाते हैं, लौट कर आ जाते हैं, लंच के समय सो जाते हैं। फिर 5 दिसंबर आता है। 5 दिसंबर में भी वो अपनी दिनचर्या करते हैं, जो अखबार पढ़ते हैं, किताबों से उनको प्यार था हमेशा, तो किताबें भी साथ में लिया करते थे। ये 2:30-3 बजे तक सोते हैं और इतने में ही माई साहेब हैं जो उनकी धर्मपत्नी, उनको बिना बताए, जो उनके दोस्त थे डॉक्टर, उनके साथ दरअसल सामान लेने के लिए बाहर चली जाती हैं। जब बाहर से आती हैं 5 साढ़े 5 बजे शाम को, तो अंबेडकर जी उठ जाते हैं। इतने में देखते हैं तो बड़ा नाराज़ थे, वो गुस्से में थे। अब गुस्से में क्यों थे, उसका कारण ये था कि दरअसल उनको कुछ भी चीज़ जो उनकी पढ़ने वाली चीज़ थी, चाहे वो पेन हो, कोई किताब हो, कॉपी हो, जो भी उनको नहीं उस जगह पर मिलता था, जिस जगह पर होता था, इधर का उधर हो जाता था, तो उनको गुस्सा आता था। उनका स्वभाव था। जैसे ही माई साहेब आती हैं और उनके पास जाती हैं तो बड़े गुस्से में थे। उनका गुस्सा भी शांत किया उन्होंने और उनकी जो चीज़ें थी उनको व्यवस्थित मिल गई और तुरंत उनका गुस्सा शांत हो जाता था। जो चीज़ उनकी मिल जाती थी, ऐसा ही हुआ। दरअसल वो एक रचना कर रहे थे, द बौद्ध एंड हिज धम्मा, इसकी प्रस्तावना लिख रहे थे। 5 दिसंबर की शाम को वो खाना खाते हैं, हल्का खाना खाते हैं और वो अपनी प्रस्तावना को 11 बजे ठीक हो जाते हैं सोने के लिए। वो प्रस्तावना जो लिखते हैं, पहले भी लिखते हैं, उसमें बदलाव करते हैं। द बौद्ध एंड हिज धम्मा, इसकी प्रस्तावना में बदलाव करते हैं, पर सो जाते हैं। 6 दिसंबर को 7:30 बजे के आसपास जब माई साहेब, उनकी धर्मपत्नी सविता अम्बेडकर जाती हैं उनको उठाने के लिए, चाय के लिए बोलने के लिए कि चाय पी लीजिए, तो वो उनकी एक जो पाँव था वो एक तकिए पर था और कुछ
अलग तरीके से वो लेटे हुए थे, जिसको देखकर उनको भी अलग सा लगा कि आखिर ऐसा क्यों। तो वो उनके शरीर को हिलाती हैं, लेकिन कोई उसमें हरकत नहीं थी शरीर में, कोई कंपन नहीं था शरीर में। कुछ समय तक बुलाने के बाद, चीखने के बाद वो समझ जाती हैं कि कुछ तो हुआ है। तो उनके दोस्त दरअसल वो मुंबई चले गए थे 5 तारीख को, तो वो मुंबई चले गए थे। अब मुंबई के लिए वो दोस्त को कॉल करती हैं। ये भी उन जो अंबेडकर जी के डॉक्टर थे, उन्हीं की जूनियर डॉक्टर प्रैक्टिस में थी, उन्हीं की दोस्त थी। तो इस प्रकार से अंबेडकर जी की पत्नी, वो भी डॉक्टर का कोर्स किए हुई थी, उनको भी पूरा नॉलेज था। तो उनसे बात करती हैं वो कि ऐसी ऐसी हालत है इनकी। तो वो बोलते हैं कि ये इंजेक्शन दे दीजिए। तो वो इंजेक्शन देती जब वो उनमें कोई जीवन होता, लेकिन वो दरअसल वो उनका देहांत हो चुका था। ये सब चीज़ें हुई। अब होने के बाद वो चिल्लाने लगे, अपने परिचितों को कॉल किया, मैसेज किया, जैसा भी जो भी संचार का माध्यम था उस समय पे, सभी को जानकारी दी। पूरे देश में जानकारी चिंगारी की तरह फैली। इस प्रकार से देहांत जब हुआ 6 दिसंबर 1956 को अम्बेडकर जी का, इतनी भीड़ हुई। अम्बेडकर जी के जो आवास है वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू संसद भवन से लोग आ जाते हैं, राज्यसभा से, लोकसभा से, दोनों सदनों के लोग आ जाते हैं। पूरा देश गवाह था उनके अंतिम दिनों का। और क्यों नहीं होता, जो इतने विचार रखने वाले, महान विचार रखने वाले, सदी के महानायक अम्बेडकर जी, उन्होंने जो काम किए, उन काम को गिना पाना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी चूक सकता हूँ, इतने काम हैं। लोग एक मुख्य समुदाय से जोड़ देते हैं कि दलितों के लिए उन्होंने बहुत काम किए। सिर्फ दलितों के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए काम किया उन्होंने। और उनकी जो चीज़ें हैं, उनके जो विचार हैं, पूरा दुनिया अमल करती है। चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे लंदन हो, सभी लोग इनके विचारों को फॉलो करते हैं, भारत ही नहीं। और भारत में जो उन्होंने सबसे बड़ा तो काम किया है, वो अम्बेडकर जी ने वो किया, संविधान को निर्माण में, और उनके रचयिता के रूप में जाने जाते हैं। 2 साल 11 में 18 दिन लगते हैं रचना में, संविधान को बनाने में। और सबसे मुख्य जो समिति रहती है, ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष बनते हैं अम्बेडकर जी। क्यों बनाया जाता है? शुरुआत में तो वो ऐसे थे कि उनको पढ़ने तक का अधिकार नहीं था, पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। यदि पानी पिलाने वाला नहीं है स्कूल में, तो उनको दिन भर प्यासा रहना पड़ता था। लेकिन आज पूरे संसद भवन में उतने सदस्यों में से अंबेडकर जी को मुख्य जो कमेटी थी संविधान की प्रारूप करने की, उसके अध्यक्ष बना दिया जाता है। 7 सदस्य थे उसमें। 7 सदस्यों में से 5 सदस्य जो थे वो सवर्ण थे, 2 सदस्य थे जो इसी समुदाय से आते थे, SC से हों, ST से हों, दलित जिसको कह सकते हैं। दलित के होते हुए उनको इसका अध्यक्ष नहीं बनाया गया। उनकी बुद्धिमत्ता को देखकर, उनके विचारों को देखकर, उनकी पढ़ाई को देखकर, उनकी डिग्रियों को देखकर, उनकी काबिलियत को देखकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनते हैं। और संविधान निर्माण करने का सबसे बड़ा काम तो यही किया, महिलाओं के लिए हक दिलाने का काम किया। उत्तराधिकारी होना महिलाओं को, केवल बेटों का अधिकार नहीं होना संपत्ति पर, बेटियों का भी अधिकार हो, ये अंबेडकर जी ने पहल की। महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल लाया गया कि ताकि महिलाओं और पुरुषों में समानता हो। हिंदू कोड बिल पेश किया, कानून मंत्री बने, पहले कानून मंत्री, भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने। योजना आयोग को लाया, वित्त आयोग को लाया, निर्वाचन आयोग को लाया, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्हीं के द्वारा रचना की गई। उस रचना के आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। मतलब बहुत सारे काम हैं, उन कामों को गिना पाना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो चूक रहेगी ही। और आज हम 14 अप्रैल की बात करते हैं, जब 14 अप्रैल को हम हर साल अंबेडकर जयंती मनाते हैं। अंबेडकर जयंती मनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन 14 अप्रैल के बाद 15 अप्रैल को उनके विचारों को भूल जाना, ना ही उनके विचारों पर चर्चा करना। मैंने उद्देश्य तो यही होना चाहिए कि उनके विचारों को अमल में लाया जाए। सिर्फ एक तबका ही नहीं, समुदाय ही नहीं, अंबेडकर जी के विचारों के लिए पूरा देश उनके विचारों से चलता है। सर्वोच्च न्यायालय उनके विचारों के आधार पर ही निर्णय देते हैं। तो उनके विचार, अंबेडकर जी की जयंती मनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि हम उनके विचारों को किस प्रकार से अमल में ला रहे हैं। हर साल जो हम
अंबेडकर जयंती मनाते हैं, कितना हम अपने आप में बदलाव कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उन्होंने ये कहा था, क्यों कहा था? क्योंकि जब तक आप शिक्षित नहीं रहेंगे तब तक आप अपने आप का और अपने समाज का, अपने देश का आप विकास नहीं कर पाएंगे। जो अंबेडकर जी ने खुद में अपने आप में देखा है, उदाहरण वो खुद में अपने आप में है कि उन्होंने शिक्षा, सबसे पहले तो अपनी पढ़ाई पर बहुत ध्यान दिया है। उनके साथ इतना न्याय बिल्कुल भी नहीं हुआ है, इंसानों जैसा व्यवहार ही नहीं हुआ है, फिर भी अपनी पढ़ाई के प्रति वो इंडिया में ही नहीं, लंदन में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, पढ़ते हैं और सब कुछ संघर्षों को देखते हुए उसको मात देकर, उससे आगे बढ़कर अपने पूरे देश के लिए अच्छा काम करते हैं। यही अंबेडकर जयंती मनाने का हर एक युवा का, हर एक जो भी नाम मात्र जो इंसान प्राणी है, उनके लिए उनके विचारों को रखने की पूरी एक सूझबूझ होनी चाहिए कि अंबेडकर जयंती मनाने का क्या उद्देश्य है। तो हमारी तरफ से आप सभी को अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम आशा यही करते हैं कि उनके विचारों को हम अमल में लाएं और रोड पर उतारें, मेन जो रूट हो वहां तक पहुंचाएं, अपने विचारों को उनके विचारों से जोड़ें और आगे बढ़ें। यही अंबेडकर जयंती मनाने का उद्देश्य होना चाहिए। बाकी शिक्षित होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खासकर उन वर्ग के लिए जिस वर्ग से डॉक्टर अंबेडकर आते थे, और जो भी तबका वो अपने अधिकारों को हासिल नहीं कर पा रहा है, वंचित लोग हैं जो अपने कर्तव्यों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो अंबेडकर जी के बारे में पढ़ना और उनसे सीखना वो आपको उस काबिल ज़रूर बना देगा जिस मुकाम को आप हासिल करना चाहते हैं। तो यही थी आज हमने जो चर्चा की डॉक्टर अंबेडकर के बारे में। पूरा देश इन्हीं के बारे में आज चर्चा करेगा, कोई राजनीतिक तौर से, कोई किसी भी तौर से। एक और बात कही थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कि हम राजनीतिक तौर से तो आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन सामाजिक और आर्थिक तौर से आज भी पिछड़े रहेंगे। और इस पर बहुत आगे विचार करने की ज़रूरत है कि हम कितने राजनीतिक तौर से आगे हैं, कितने आर्थिक तौर से आगे हैं, कितने सामाजिक तौर से आगे हैं। इसी चीज़ों के द्वारा उन्होंने बताने की कोशिश की थी। बहुत सारी कथा है, बहुत सारी कहानी है उनकी, उनके हिस्से की, उनके कामों की एक छोटा सा कोई बिंदु ही होगा जो मैंने बताया हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं बता पाई हैं। दोस्तों, ये थी छोटी सी चर्चा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस जन्म दिवस के रूप में, आज जो 14 अप्रैल है उसके दिन। हमारी मुलाकात अगले वीडियो में होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।